एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइड। रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल आपसे ही बात हो रही है। कर ली एग्ज़ाम की तैयारी? हो गया आपका रिवीजन? और अगर नहीं हुआ है तो आओ इधर, साथ में करते हैं ना। कब तक बस नोट्स पलटते रहोगे? एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी तो बनने चाहिए ना गुरु। और उसके लिए प्रैक्टिस तो लगेगी। जी जान लगाओ, शुरू हो जाओ फुल एनर्जी के साथ वीडियो देखने को, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, ज़्यादा सोचो मत, सेटिंग्स नहीं हैं, बस सारे एग्ज़ाम्स के निचोड़ है ये वीडियो। और जो लोग पहली बार ही देख रहे हैं, वेलकम है जी आपका आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग 100 क्वेश्चंस को करेंगे। 100 क्वेश्चंस भी नहीं, 400 कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। और आप लोग थोड़े से लेट हैं, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस तो हो गए हैं ना। तो और लेट नहीं हो, इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाइए और देख डालिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये इंट्रो चाहिए या बस इंट्रो को स्किप करना है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पाल या ऑप्शन डी सेन। तो किस वंश में प्रदान किए जाते थे? तो ये थे आपको चालुक्य वंश में। किसमें? चालुक्य वंश में। आगे है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वातापी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कांची या ऑप्शन डी कन्नौज। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वातापी। कहाँ थी? वातापी। और अगर पूछे ना कि सबसे पहले चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी आपको एहोल। और पुलकेशिन प्रथम ने वातापी कर दी। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी कर दी और पहले एहोल थी। आगे है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय किसका शोधक था? ऑप्शन ए एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, ऑप्शन बी हाथी के दांत का, ऑप्शन सी नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजे जाने वाली नर्तकियों का, या ऑप्शन डी काली मिर्च का। तो इसका सही आंसर क्या है? यवन प्रिय। तो ये क्या है? काली मिर्च को बोला जाता था यवन प्रिय। आगे देखेंगे, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी टोंडी या ऑप्शन डी अरिकमेडु। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अरिकमेडु। आगे देखेंगे, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी अरिकमेडु, ऑप्शन सी रंगपुर, या आगे की स्लाइड में देखेंगे ऑप्शन डी सताड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अरिकमेडु। इसका सही आंसर क्या है? अरिकमेडु। आगे देखेंगे, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी लाहौर। तो जिसको भी पता है कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपको लखनऊ में। और कौन थे? तो AC मजुमदार या RC मजुमदार उनको बोला जाता है। RC मजुमदार थे, ठीक है। तो वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधिवेशन वहीं पे किए थे 1916 में। आगे है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी अभी हमने पढ़ा किसने की थी। AC मजुमदार यहाँ पे लिखा हुआ है, या मेरे हिसाब से ना शायद RC मजुमदार होते हैं। अगर कुछ गलत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि RC मजुमदार है या AC मजुमदार है, ठीक है। आगे देखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1916। तो सही आंसर क्या है इसका? 1916 में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध समझौता कब हुआ था लखनऊ में? तो ये हुआ था आपको 1916 लखनऊ सेशन में। आगे है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन है? अच्छा, प्रमुख शिल्पी कौन था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मैडम कामा या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे। हाँ, इसका सही आंसर क्या है? एनी बेसेंट। आगे देखेंगे, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किस वर्ष स्वीकार की थी? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1916 में। कब की थी? 1916 में। आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्य का काल निम्न में से कौन सा है? मतक्य मतलब वही बातचीत वाला शायद। तो 1916 से 22 का। कब से कब तक है? 1916 से 22 का।
देखेंगे निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, असत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे नहीं की थी, तो यहीं से डायरेक्ट आंसर आ जाता है हम लोग का, क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार नहीं की थी, तो ये असत्य है। और आगे देख लेंगे ऑप्शन, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हो गया था, ये भी सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब तो सही आंसर यहाँ पे पूछ रहे कि असत्य है, तो ये भी बोल देना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं, ये भी तो असत्य है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में तो दिया हुआ है। आगे देखेंगे 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। ऑप्शन ए तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन बी तिलक एवं अरविंद घोष, ऑप्शन सी तिलक एवं लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी तिलक एवं बिपिन चंद्रपाल। तो कौन थे, तिलक और एनी बेसेंट। कौन थे, तिलक और एनी बेसेंट। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन ए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी पृथकवादी आंदोलन, या ऑप्शन डी स्वराज पार्टी आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको होम रूल आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार तो बहुत ही पहले हो गया था, तो ये तो एकदम छांट ही देना चाहिए वहां से। आगे है, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। एनी बेसेंट तो थी, बाल गंगाधर तिलक अभी अभी हमने देखा कि वो भी थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे आपको, सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। आगे है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का शोधक था, क्योंकि ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था, ऑप्शन सी हिंदुओं और मुसलमानों ने संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ऑप्शन डी इसने अतिवादी और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपको कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ना ही गांधी जी के हाथ में था। अभी हमने देखा है ना कि एनी बेसेंट और तिलक इससे रिलेटेड है। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब इस आंदोलन से रिलेटेड वो नहीं है, ना ही अतिवादी और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन। ये लखनऊ समझौते में तो हुआ था, लेकिन ये जो होम रूल लाया था उससे रिलेटेड ये नहीं है। होम रूल का है कि देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी। आगे है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब एक में मिला दिया गया था। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कब एक साथ मर्ज कर दिया गया था तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को। तो कब मर्ज हो गया था ये, 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। आगे है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी ह्यूम, ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्ता, या ऑप्शन डी रजनी पाम दत्त। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। किससे रिलेटेड है, फेबियन आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकनर, या ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। आगे देखेंगे, फिनिक्स फार्म कहाँ है। फिनिक्स फार्म कहाँ है। ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी एसेक्स, ऑप्शन सी डरबन, या ऑप्शन डी कंपाला। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डरबन। और डरबन कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। अच्छा, यहाँ पे ए होगा ना, साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फार्म, डरबन साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी समर्थक थे। ऑप्शन ए मार्क्सवादी समाजवाद के, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद के, ऑप्शन सी आदर्शवाद के, या ऑप्शन डी दार्शनिक और अराजकतावाद के। किसके, दार्शनिक और अराजकतावाद के। तो इसका सही आंसर क्या है, दार्शनिक अराजकतावाद। ठीक है, महात्मा गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। ऑप्शन ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन सी खादी तथा चरखा, या ऑप्शन डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो किससे रिलेटेड थे गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत, ये थे सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। आगे है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन सी ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, या ऑप्शन डी आत्मविलीनीकरण का रास्ता। तो इसका सही आंसर क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्या है इसका सही आंसर, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। आगे देखेंगे,
गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए बहिष्कार, ऑप्शन बी धरना, ऑप्शन सी उपवास या ऑप्शन डी हड़ताल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी जी की जो सत्याग्रह रणनीति थी ना, उसमें सबसे लास्ट क्या था? मतलब बहिष्कार, धरना, उपवास ये सब तो करते थे, हड़ताल एकदम लास्ट में बोलते थे कि अब हड़ताल होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी रामगढ़। तो किसमें? लखनऊ में। किसमें? लखनऊ सेशन में। आगे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध, जिसको ना पैसिव रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो किसने की थी? अरविंद घोष ने। और अरविंद घोष की एक पुस्तक भी है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। क्या पुस्तक का नाम है? आप लोग लिख लीजिएगा उसको, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। क्या नाम है? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। उसी पुस्तक में उन्होंने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया था? रॉलेट एक्ट के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। किसके बारे में? रॉलेट एक्ट कब आया था ये? तो 1919 में आया था। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया, इसने ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में नियंत्रित किया। तो सही यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया। किसने किया? 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था। जैसा हम लोग जानते हैं, यह कानून आपको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का था। इसी वजह से इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ऑप्शन ए खलीफा ने अंग्रेजों को शरण दी थी, ऑप्शन बी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा, ऑप्शन सी खलीफा ने स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, या ऑप्शन डी खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो इसका मेन रीजन था ना कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन या ऑप्शन डी वेवेल प्लान। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको क्रिप्स मिशन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 में। कब हुआ था ये? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। आगे देखेंगे, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी या ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। तो कौन सी पार्टी थी वहां पे? तो वहां पे आपको थी लेबर पार्टी। और उस टाइम पीएम कौन थे ब्रिटेन के? तो वो थे आपको क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। आगे देखेंगे, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? अगर भगवान छुआछूत को मानते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे जो लोग भी अस्पृश्यता को देखेंगे वो डायरेक्ट मतलब अंबेडकर पे चले आएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि तिलक ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? तिलक ने ऐसा कहा था कि भगवान अगर छुआछूत को सहन करते हैं ना, तो मैं भगवान को भी कभी नहीं मानूंगा। आगे देखेंगे, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो किसने बोला था? स्वामी श्रद्धानंद ने बोला था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हम लोग लगान नहीं देंगे। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी अजमल खां, ऑप्शन सी हसन इमाम या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। लिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी वाराणसी। तो किसमें फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। और ये किससे रिलेटेड है? तो काकोरी ट्रेन डकैती से 1925 का जो हुआ था काकोरी ट्रेन कांड, उससे रिलेटेड है। इसी वजह से उनको फांसी दी गई थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था?
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस या ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन से ही आप लोग डायरेक्ट आंसर पे चले आएंगे कि चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का भी हुआ है, लेकिन कदम्ब का जिक्र नहीं हुआ है। संगम साहित्य में कदम्ब का जिक्र नहीं हुआ है। आगे है, संगम युग में उड़ायूर किसके लिए विख्यात था? उड़ायूर किसके लिए विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो किसके लिए था उड़ायूर? ये आपको कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे देखेंगे तृतीय संगम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अरिकामेडु, ऑप्शन बी एर्नाकुलम में, ऑप्शन सी मदुरै में, या ऑप्शन डी तुकोडिन में। तो कहाँ हुआ था ये हुआ था आपको मदुरै में। फर्स्ट और थर्ड जो है ना, फर्स्ट और थर्ड ये दोनों आपको मदुरै में हुआ था। और सेकंड कहाँ हुआ था? तो सेकंड हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। आगे देखेंगे मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। कहाँ है ये? मदुरै में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। आगे है, इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। आगे है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी डंडिन, ऑप्शन सी तुलसीदास, या ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही आंसर क्या है? डंडिन। कौन थे? डंडिन थे 10 कुमार चरितम के रचनाकार। आगे है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपको पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। आगे है, चड़क संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चड़क संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपको? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, या ऑप्शन डी धर्म। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको चिकित्सा से। चड़क संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कालिदास रघुवंशम, तो ये भी सही है। भास की स्वपन वासव दत्ता, ये भी आपको सही है। ऑप्शन सी सुबंधु कादम्बरी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबंधु कादम्बरी, क्योंकि कादम्बरी किनकी रचना है? तो कादम्बरी है आपको बाण भट्ट की। किसकी है कादम्बरी? बाण भट्ट की। और हर्ष की क्या है? रत्नावली। तो ये सब सही है। और यहाँ पे जो सही नहीं है आपको वो पूछ रहा है, तो कौन सी है? सुबंधु कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की। आगे देखेंगे मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत नाटक है, ऑप्शन बी जैन वृत्तांत है, ऑप्शन सी पाली ग्रंथ है, या ऑप्शन डी फारसी महाकाव्य है। तो क्या है ये? पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है? पाली ग्रंथ है। आगे देखेंगे बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंदू यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंदू यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है आपको किस पे? मिनांडर पे। किस पे डालता है? मिनांडर पे। आगे देखेंगे मिलिंद पन्हो द्वारा राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु कौन था? मतलब वह भिक्षु के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन था। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागभट्ट, ऑप्शन सी नागसेन, या ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। तो ये कौन थे? नागसेन थे। कौन थे? नागसेन। आगे है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए संगम साहित्य, ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो, ऑप्शन सी जातिक कहानियां, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन है ये? मिलिंद पन्हो है। कौन है ये? मिलिंद पन्हो है, जो प्राचीन भारतीय के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। किस पे आधारित है? ऑप्शन ए पर्शियन ज्योतिर्विद्या पे, ऑप्शन बी यूनानी ज्योतिर्विद्या पे, ऑप्शन सी ईरानी ज्योतिर्विद्या पे, या ऑप्शन डी मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पे। तो किस पे है ये? यूनानी ज्योतिर्विद्या पे रिलेटेड है वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका। आगे देखेंगे कलहन कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो कितने तरंग है? 8 है। कितने हैं? 8 है। और कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगिणी। आगे है, कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? किसने आगे बढ़ाया था? तो ये बढ़ाया था आपको जौनाराज और सिवर ने। किसने? जौनाराज और सिवर ने। आगे देखेंगे नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाण भट्ट, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी वात्स्यायन, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की पुस्तक क्या क्या है? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका।
ऐसे ये भी याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, 3 पुस्तक के बारे में पता चला कि किससे रिलेटेड है, ये है हर्षवर्धन से। आगे है कालिदास की साहित्यिक कृत कौन नहीं है, कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो मृच्छकटिकम, यही यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका कि मृच्छकटिकम नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, मृच्छकटिकम आपको शूद्रक की है, किसकी है, शूद्रक की। और यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन सी है, तो देख लीजिए ऋतु संहार, मेघदूतम और विक्रोमोवर्षियम, ये भी है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था, तो नायक कौन था, तो ये था आपको अग्निमित्र। कौन था, अग्निमित्र। आगे है प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो किसमें है, अभी हमने देखा मालविका अग्निमित्र में, किसने, मालविका अग्निमित्र में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद है, तो किसका है, 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद, तो ये है आपको पंचतंत्र का। किसका है, पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के विशेष रूप से जाने जाते हैं, अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो कौन है ये, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी भास्कर या ऑप्शन डी लल, तो कौन थे ये, भास्कर थे। कौन थे ये, बीजगणित से रिलेटेड भास्कर। आगे देखेंगे मत विलास प्रहसन किसके लेखक कौन था, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था, तो ये थे आपको महेंद्र वर्मन। कौन थे, महेंद्र वर्मन थे मत विलास प्रहसन के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है पे फोकस करके जाना है कि नहीं है पूछ रहा है, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि गलती कर देते हैं, हाँ और नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते और डायरेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं, तो वैसी गलती नहीं होनी चाहिए छोटी छोटी। ऑप्शन ए लाइफ ऑफ वेनसॉन्ग ह्यूली, ऑप्शन बी द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी, ऑप्शन सी हिस्टोरियल फिलिपकल पोमलेइड्रोग्रस या ऑप्शन डी द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। काफ़ी हार्ड है इस हिंदी को पढ़ना, मतलब इंग्लिश वर्ड को जो हिंदी में दिया हुआ है ना काफ़ी हार्ड होता है इसको पढ़ना। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी ये बिल्कुल नहीं है, द नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी द एल्डर की बुक है, किसकी है, द प्लिनी द एल्डर की बुक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है पूछ रहा है, तो इसके डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, तो ये है आपको अब्दुल रहमान और हमीर रासो, अब्दुल रहमान और हमीर रासो। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी मालवा या ऑप्शन डी विदर्भ का, तो किसका नाम था जिजाक भुक्ति प्राचीन, बुंदेलखंड का, किसका, बुंदेलखंड का। आगे देखेंगे ढंगदेव किस वंश का संस्थापक था, ढंगदेव किस वंश का संस्थापक था, तो ये था आपको जिजाक भुक्ति के चंडेल का, जिजाक भुक्ति के चंडेल का। आगे है पाल वंश का संस्थापक कौन था, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं और नए नए हैं एकदम पढ़ने के लिए हिस्ट्री को, तो उनके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या है, पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो ये है आपको गोपाल। कौन है पाल वंश के, गोपाल। आगे है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, तो ये किसने करवाया था, ये करवाया था धर्मपाल ने। किसने करवाया था सोमपुर महाविहार का निर्माण, धर्मपाल ने। आगे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, किसकी, विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो ये किसने की थी, ये की थी धर्मपाल ने। किसने की थी, धर्मपाल ने। आगे है गुज्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह की थी, आदि वराह किसको बोला जाता था, तो मिहिर भोज को, किसको बोला जाता था, मिहिर भोज को बोला जाता था। आगे देखेंगे महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, ऑप्शन ए अमोघ वर्षा, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी जयसिंह सिद्धराज या ऑप्शन डी विद्याधर, तो कौन थे ये, कुमारपाल के। कौन थे ये, कुमारपाल के। आगे लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन से वंश ने किया था, तो किसने किया था, सेनों ने। किसने किया था लक्ष्मण संवत, तो सेनों ने किया था। आगे गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, नागभट्ट प्रथम ने की थी गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, किसने, नागभट्ट प्रथम ने की थी। आगे है महोदया किसका पुराना नाम है, तो महोदया किसका पुराना नाम है, तो ये है आपको कन्नौज का पुराना नाम है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं पूछने चाहिए, बट फिर भी स्लाइड में है तो उसको कवर करते हुए चलते हैं। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि महोदया किसका पुराना नाम था, ये काफ़ी मतलब आउटडेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप का ट्रेंड खत्म हो गया है अब। राजा भोज ने शासन किया, ऑप्शन ए बस्तर पर, ऑप्शन बी धार पर, ऑप्शन सी महाकौशल पर या ऑप्शन डी उज्जैन पर, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसका आंसर देख लीजिए कि धार पर किया था।
इसको भी उतना ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए मेन क्वेश्चन ये है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कौन था, नान्यदेव। ये कौन था, नान्यदेव। और यहाँ से पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था। देखिए आगे ये क्वेश्चन कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये कौन था, ये था आपको हरिसिंह देव। हरसिंह देव या हरसिम देव आपको लिखा हुआ मिले, हरि सिंह या हरसिम देव, तो कर्नाट वंश का अंतिम संस्थापक था और आप मतलब अंतिम शासक था, और संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। आगे है, भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन कौन सी थी। कौन कौन सी नहीं थी, कौन सी थी, अच्छा कौन सी थी पूछ रहा है यहाँ पे। तो कौन सी राजधानी थी पुर्तगाल की, तो कोचिन थी। कौन सी थी, कोचिन थी। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी हुगली या ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो कौन सा था ये, चिनसुरा था। कौन सा, चिनसुरा। में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ये कौन था, ये था आपको जहांगीर। कौन था ये, जहांगीर था। निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक ने सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। तो भारतीय कौन से शासक से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी चंद्रगिरी या ऑप्शन डी मैसूर। तो कहाँ के लिए प्राप्त किया था, चंद्रगिरी के लिए। कहाँ के लिए, चंद्रगिरी के लिए किया था। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तगत किया था। तो किस वर्ष किया था, आपको 1510 में किया था। कब किया था, 1510 में किया था पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा। और उस टाइम में पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो ये थे आपको अल्बुकर्क। कौन थे, अल्बुकर्क थे। आगे, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो कौन सा कारखाना, अभी अभी हमने देखा कौन सा कारखाना था ये था आपको चिनसुरा। कौन था ये, चिनसुरा था। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन सा था। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था, तो ये कौन था, पुर्तगाल। कौन था, पुर्तगाल। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी केब्राल, ऑप्शन सी अल्मीडा या ऑप्शन डी ब्रेंगेंजा। तो कौन था ये, अल्बुकर्क था ये। इसका सही आंसर क्या है, अल्बुकर्क था ये। आगे देखेंगे, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है। किस दुर्ग के साथ है, डायरेक्ट आंसर पे आएंगे इसके। सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है मद्रास। किससे, सेंट जॉर्ज दुर्ग से। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। तो कौन से, तो ये आपको पुर्तगाल। कौन से थे, पुर्तगाल के शासक को मिला था चार्ल्स द्वितीय की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में। किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। ऑप्शन ए पलासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध या ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टम का युद्ध। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिशों को फ्रांसीसियों से चुनौती का अंत हुआ था, ना कि भारत और ब्रिटिशर्स का पूछ रहा है। तो पलासी तो हमारे साथ हुआ था, भारत और ब्रिटिश का हुआ था, बक्सर भी हुआ था, श्रीरंगपट्टम का भी हुआ था। वांडीवास का युद्ध ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो वांडीवास का युद्ध किससे रिलेटेड है, तो ये है आपको ब्रिटिशर और फ्रांस के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1760 में हुआ था। कब, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था ब्रिटिशर और फ्रांसीसी के बीच में। आगे है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि उस समय पूछ रहा है। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी अकबर। तो उस समय कौन था, तो उस समय था आपको अकबर। उस समय कौन था, अकबर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो पहला गवर्नर कौन था, तो ये था आपको डी अल्मीडा। कौन था ये, डी अल्मीडा पहला गवर्नर था भारत में पुर्तगालियों का। आगे है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहले किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए कोचिन, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कराईकल या ऑप्शन डी बेंगलोर। तो कहाँ करवाया था, कोचिन में करवाया था। कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो ये है आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से रिलेटेड है। पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो फ्रेंच फैक्ट्री यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी चंदन नागौर या ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। यहाँ पे मसूलीपट्टनम होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको सूरत में। कहाँ है, सूरत में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन काकोड़ी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। सरकारी वकील था, तो इस पे डायरेक्ट आंसर पे आएंगे तो कौन, जगत नारायण मुल्ला। और काकोड़ी कांड कब हुआ था, तो 1925 में। 1925 में। आगे है,
जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो किसने इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था आपको शंकरन नायर ने। किसने दिया था? शंकरन नायर ने कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मतलब भागीदारी की भर्त्सना की थी। तो किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी एम जिन्ना। कौन थे ये? मोहम्मद अली जिन्ना थे। MN जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यहाँ पे प्रथम वार्षिक अधिवेशन, तो ये कौन थे? SN बनर्जी। कौन थे ये? SN बनर्जी। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी स्वदेश बांधव समिति, ऑप्शन सी प्रति समिति या ऑप्शन डी साधना समाज। तो क्या है ये? अनुशीलन समिति। वरिंद्र कुमार घोष किससे रिलेटेड है? अनुशीलन समिति से। और कहाँ पे ये? तो बंगाल में। आगे है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो वो कौन थे? वो थे आपको स्वामी श्रद्धानंद, जो कि जामा मस्जिद से भाषण दिए थे 4 अप्रैल 1919 को हिंदू मुस्लिम एकता पर। आगे है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। क्या सुझाया था? स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, या सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है? इसका सही आंसर यही होना चाहिए ना कि नेहरू और जिन्ना दोनों को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। आगे है, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी अमृतलाल ठक्कर, ऑप्शन सी GD बिरला या ऑप्शन डी MK गांधी। तो इसका सही आंसर क्या है? बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि BR अम्बेडकर और अछूत जैसे ही लोग देखते हैं ना BR अम्बेडकर पे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये कौन थे? आपको GD बिरला थे। कौन थे? GD बिरला। और जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है ना थोड़ी बहुत भी कि जल्दी जल्दी में हम लोग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख ले, वहाँ हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले ही बहुत डिटेल में कवर किया है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और वहाँ से आप लोग अगर देख लेंगे तो आप लोगों को मतलब रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCQ से ही आपके रिविज़न हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो किससे रिलेटेड थी आपको अरुणा आसिफ अली? तो ये थी आपको भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड। और कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? ऑप्शन ए इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, ऑप्शन बी इसे लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, ऑप्शन सी इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, या ऑप्शन डी जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो मैंने पहले भी इसमें आपको करवाया है पिछले वाले वीडियो में। इसका रीज़न क्या था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण ना इसको व्हाइटमैन कमीशन भी बोला गया था। और ये आया कब था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था आपको 1928 को, 3 फरवरी 1928 को आया था ये भारत। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे देखिए सचिन नाथ सान्याल, तो ये बंदी जीवन से रिलेटेड है। लाला राम शरण दास, तो ये द ड्रीमलैंड से है। भगवती चरण वोहरा, तो ये द फिलॉसफी ऑफ बम से रिलेटेड है ये। और भगत सिंह, ये आपको द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इससे रिलेटेड नहीं है। तो कौन है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट से रिलेटेड? तो ये है आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा इससे रिलेटेड है। वीडियो में बस इतने तक ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।